दूर किसी गांव में 5 भाई अपनी 5 पत्नियों के साथ रहते थे। वह बहुत बड़े और अमीर घर से थे और बहुत ही आराम की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। चलो चलो, तुम ये सब घर खाली करो, अभी के अभी। लेकिन हम ये घर खाली क्यों करेंगे? ये हमारा घर है। तुम्हारा घर है नहीं था। आपके कहने का क्या मतलब है? लगता है मरने से पहले आपके पिताजी ने आप सबको कुछ बताया नहीं था। जो बात है साफ साफ कहो वकील साहब, पहले मत बुझाओ। तुम्हारे पिताजी ने तुम सबकी शादी के लिए बैंक से एक बहुत बड़ा लोन लिया था, जिसे चुकाने से पहले ही वो मर गए। और अब पैसे ना मिलने की वजह से तुम्हारा घर, कारोबार सब बैंक के नाम हो गया है। इसलिए अभी के अभी तुम सब इस घर को खाली करो। लेकिन पिताजी ने तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। देखो, ये रहे कोर्ट के कागज। तुम मानो या ना मानो, अभी के अभी ये घर तुम सबको खाली करना ही होगा। ये सुन 5 भाई और उनकी पत्नियां परेशान हो जाती हैं। उनकी पत्नियां बहुत गरीब घर से थीं, इसलिए वह अपने मायके वालों से भी मदद नहीं ले सकती थीं। 5 भाई गांव में सभी से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता और उन सभी को अपना घर, कारोबार बैंक के हवाले करना पड़ता है। कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। हे भगवान, हमारे परिवार पर ये कैसी विपदा आन पड़ी है। अब हम सब कहाँ जाएंगे? सुनिए जी, आप अपने किसी रिश्तेदार से कहिए ना कि हमें कोई मकान किराए पर दिला दे कुछ दिनों के लिए। फिर आप सब काम तलाश करके एक अच्छा सा घर ले लेना। हमने हर जगह हर किसी से मदद मांग ली, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने को राजी नहीं है। ये दुनिया ऐसी ही है। लेकिन हमें कहीं तो रहना होगा ना, कहीं तो गुजारा करना होगा। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। हाँ, शायद वो इसमें हमारी मदद करें। सभी सरपंच के घर जाते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन सरपंच कहता है, भाई देखो, मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, लेकिन इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बैंक का मामला है। सरपंच जी, कम से कम एक घर ही दिलवा दीजिए, जिसमें कुछ दिन हम सभी गुजारा कर सकें। हम अपनी पत्नियों को लेकर कहाँ जाएंगे? मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों को कोई भी मुफ्त में घर नहीं देगा। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, माफ कीजिए। सभी निराश होकर वापस आ जाते हैं और चलते चलते सभी जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक टूटा हुआ घर नजर आता है। क्यों ना आज की रात हम इस घर में ही गुजार लें? लेकिन इस टूटे हुए घर में अगर किसी जंगली जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो? उसका भी एक रास्ता है। रात होने से पहले हमें इस घर को ठीक करना होगा। आप आसपास से थोड़े मजबूत पेड़ों की लकड़ियां काट कर ले आइए, ताकि हम इस घर को ठीक कर सकें। सोनम की तरकीब सुन सभी लकड़ियां लेकर आते हैं और कड़ी मेहनत से उस घर को ठीक कर देते हैं और तब तक अंधेरा भी हो जाता है। जी, घर तो बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन अंधेरा हो गया है। अब क्या करेंगे? अंधेरे में कैसे रहेंगे? आपको मालूम है पुराने जमाने में आग का आविष्कार कैसे हुआ था? पत्थर को रगड़ने से। तो हम ऐसा ही करते हैं, कुछ सूखी घास जमा करके पत्थरों को रगड़कर आग जला देते हैं और घर के चारों कोनों में आग लगाकर एक बड़ी सी लकड़ी लगा देते हैं, जिससे घर में अंधेरा ना हो। वाह नेहा, ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ है। नेहा के बताए जुगाड़ से घर में उजाला हो जाता है। सभी चैन की नींद सोते हैं। भले ही घर छोटा था, लेकिन उनके पास अब एक सर ढकने के लिए एक छत थी। अगली सुबह जब सभी की आंख खुलती है तो सभी को जोरों की भूख लगती है। दीदी, भूख लग रही है, अब क्या करें? यहाँ तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। माफ़ करना आप सब, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी वजह से आप सबको भी इस जंगल में ऐसे भूखा रहना पड़ रहा है। अरे देवर जी, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? हम सब एक परिवार हैं और अगर हम पर कोई विपदा आएगी तो हमें मिलकर उसका सामना करना है। और रही बात खाने की, तो ये जंगल है, यहाँ फल जरूर होंगे, हमें बस ढूंढना होगा। सोनम के कहने पर सभी जंगल में खाने की तलाश में जाते हैं।
जहां उन्हें एक बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ नजर आता है। उसके पास में ही एक सेब का पेड़ भी था। वहां से वो लोग सेब और अमरूद तोड़कर ले आते हैं। अरे वाह भाभी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा था। हम सभी को कुछ खाने को मिल गया। लेकिन अब कब तक हम सब ऐसे काम चलाएंगे? हाँ, हमें काम ढूंढना होगा। आज ही हम गांव में जाकर काम तलाश करते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या? आज तक हमने किसी के पास कोई काम नहीं किया है और हमें कुछ आता भी नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जंगल ही हमें बहुत सारे पैसे दे सकता है। वो कैसे भाभी? हम शहर और गांव में जिस बेड पर सोते हैं, जिस अलमारी का इस्तेमाल करते हैं, वो सब लकड़ी का ही तो बनता है। तो क्यों ना हम भी लकड़ी से बनाकर सामान शहर और गांव में बेचकर पैसे कमाएं? दीदी, उसके लिए तो हमें औजारों की भी ज़रूरत पड़ेगी और शहर तक सामान ले जाने के लिए एक गाड़ी की भी। वो सब हम कैसे करेंगे? औजार हम पत्थर के बना सकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में लोग बनाया करते थे, और गाड़ी भी हम लकड़ी की बना सकते हैं, जैसे पहले तांगे चलते थे। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करके उसे खींचकर बाजार तो ले जाना पड़ेगा। हाँ, ये सही रहेगा। मैं एक ऐसा रास्ता जानता हूँ जिससे हम शहर तक बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। हाँ, तो चलिए सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सभी एक साथ मिलकर पहले औजार बनाते हैं, फिर लकड़ियों से फर्नीचर बनाते हैं। बहुत सारी मेहनत के बाद सभी एक गाड़ी भी बना लेते हैं। देखा, अगर हम सभी मिलकर काम करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अब आप सभी सुबह के वक्त ये सारा सामान शहर जाकर बेच आना। अगली सुबह सभी मिलकर उस गाड़ी को खींचकर शहर तक एक छोटे रास्ते पर ले जाते हैं और बाजार में उनके द्वारा बनाया गया सामान बहुत बिकता है। तभी एक सेठ उनके पास आता है और कहता है, अरे वाह 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 भाई, तुम्हारा ये फर्नीचर तो बहुत सुंदर है। 4 दिन बाद मेरी 2 बेटियों की शादी है, तो क्या आप लोग मेरी बेटियों के लिए 2 बेड और अलमारी बना देंगे? आपके जितने भी पैसे बनते हैं उनमें से मैं आपको कुछ पैसे अभी दे देता हूँ। अरे क्यों नहीं, हम बना देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया। ये लीजिए पैसे, और 4 दिन बाद आप सामान बनाकर दे जाइएगा। जी ठीक है। सभी भाई उन पैसों से कुछ मिठाइयाँ और खाने के लिए सब्जियां ले आते हैं और अपनी पत्नियों को खुशखबरी देते हैं। भाभी देखिए, हम क्या लेकर आए हैं। अरे वाह, लगता है भगवान की दया से आप सभी का काम अच्छा चल गया है। जी भाभी देखिए, हमें आज कुछ पैसे भी मिले हैं और एक ऑर्डर भी मिला है। अब हम सब मेहनत करके अच्छे पैसे कमाएंगे और इसी मेहनत से हम अपना खोया हुआ घर और कारोबार भी वापस हासिल करेंगे। हाँ, अगर हम सब एक साथ हों तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सभी मेहनत करके ऑर्डर पूरा कर लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें और काफी काम मिलने लगता है और जो पैसे उनके जमा होते हैं, जंगल में वे अपनी ही एक फर्नीचर की फैक्ट्री बना लेते हैं। दूर दूर से व्यापारी उनसे फर्नीचर लेने आते हैं और वह इन पैसों से अपना घर जो बैंक ने ले लिया था उसके पैसे चुकाकर वापस ले लेते हैं। मैंने कहा था ना, अगर हम सब एक हो जाएं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हाँ दीदी, हम अब पहले की तरह अपने घर में रह सकते हैं। हमें अब अपने उस जंगल वाले घर में नहीं रहना पड़ेगा। सभी 5 बहुएं और उनके पति मिलजुल कर पहले की तरह रहने लगते हैं और यह साबित करते हैं कि अगर हम परिवार के साथ हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गगन एक भोला भाला और ईमानदार आदमी था। इसके साथ ही वह दयालु भी बहुत था। गगन गांव के बाजार में छोले भटूरे की ठेली लगाता था, मगर छोले भटूरे बेचकर उसकी कुछ खास कमाई नहीं होती थी। कारण यह था कि उससे गरीब भूखे लोगों की भूख न देखी जाती थी, इसीलिए वह गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिला देता था। अरे भाई खाओ खाओ, पेट भर कर छोले भटूरे खाओ। मैं गरीब से कोई पैसा नहीं लूंगा। भगवान तेरा भला करे भाई। गगन के इस स्वभाव से उसकी पत्नी राधा और माँ सुधा बहुत परेशान रहती थीं। लो, आज फिर इतनी थोड़ी सी कमाई करके लाए हो।
इससे तो घर का खर्च भी ना चलेगा। अरे किसी तरह चला लो राधा। बेटा, अगर तू ऐसे ही गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता रहा तो जल्द ही हमारे भूखे मरने का समय आ जाएगा। मैं क्या करूं माँ, मुझसे गरीब आदमी भूख से तड़पता नहीं देखा जाता। इनसे कुछ मत कहो माँ जी, इनको समझाना तो दीवार से सिर टकराना है। हाँ। गगन के पास ही मंगत भी छोले भटूरे की ठेली लगाता था। मंगत लालची और कंजूस आदमी था। वह किसी गरीब को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाना तो दूर, किसी के पास 2 रुपए भी कम हो तो भी भटूरे खिलाने से मना कर देता था। इसीलिए जब भी गगन किसी गरीब को फ्री में छोले भटूरे खिलाता तो मंगत को जलन होने लगती और वह सोचता, अरे ये गगन भी कैसा पागल आदमी है, गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाकर अपना नुकसान ही तो करता है, साथ में मेरा भी नुकसान करता है। अरे ऐसे मुफ्त में छोले भटूरे मिलते रहेंगे तो पैसे देकर खाने को आएगा ही कौन। मंगत रोज रोज गगन को ऐसा करते देख परेशान हो उठता है और एक दिन गगन के पास जाकर उसे समझाने लगता है। क्यों बे, तू कोई धन्ना सेठ है जो गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाकर अपने साथ साथ मेरी दुकानदारी भी खराब कर रहा है? क्यों बे मंगत, मैं पैसे लेकर खिलाऊं या मुफ्त में, तुझे क्या? देख ले बच्चों, ऐसे धर्मात्मा बना तो बहुत पछताएगा, पैसे पैसे को तरसेगा तू। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता है, मगर फिर एक दिन अचानक ही गगन की माँ सुधा की तबीयत बिगड़ जाती है। गगन और उसकी पत्नी राधा उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, आपकी माँ की बीमारी गंभीर है, इसलिए उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। पर वह ठीक तो हो जाएंगी ना? अगर आपने इलाज कराया तो जरूर ठीक हो जाएंगी। माँ के इलाज में क्या खर्च आएगा साहब? बस 50,000 तक आएगा। गगन के पास 50,000 रुपए कहाँ से आते? उसने तो कभी पैसे का लालच किया ही नहीं था। वह तो हर आदमी को अपने जैसा मददगार और दयालु समझता था। इसीलिए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, क्या आप मेरी माँ का इलाज बिना पैसे के नहीं कर सकते? अरे मैं डॉक्टर हूँ, कोई धर्मात्मा थोड़ी ना हूँ जो बिना पैसे के इलाज कर दूं। गगन के लिए 50,000 का इंतजाम करना पहाड़ तोड़ने जैसा था। वह कई जगह कोशिश करता है मगर खाली हाथ घर लौटता है। राधा उससे पहले ही नाराज रहती थी, अब उसकी यह हालत देख और अधिक नाराज हो जाती है और कहती है, कितनी बार समझाया कि गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे मत खिलाओ, कुछ पैसा जोड़ लो, पर कहाँ माने, अब भुगतो। देखो राधा, गरीबों को बीच में मत लेकर आओ। किसी की थोड़ी सी मदद करने से कोई कंगाल नहीं हो जाता है। पर तुम्हारी मदद तो किसी ने नहीं की ना, पता नहीं माँ जी का क्या होगा। राधा यह कह ही रही होती है कि तभी मंगत उनके घर आ जाता है। मंगत गगन से कहता है, गगन, तेरी माँ का इलाज हो जाएगा भाई। पर पैसे कहाँ से आएंगे मंगत? देख भाई, मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ कि अपने पास से पैसे दे सकूं। हाँ, बिशन लाला से मैं तुझे कर्जा दिलवा देता हूँ। ये तो तेरा एहसान होगा मंगत। मंगत के कहने पर बिशन लाला गगन को कर्ज दे देता है और गगन की माँ का इलाज हो जाता है। माँ घर आने पर गगन को समझाती है और कहती है, बेटा, अब तो तेरे सिर पर कर्ज का बोझ है, इसीलिए गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाना बंद कर और कर्ज उतारने की लगन कर। आप कितना भी समझाओ बाजी, पर ये बाज नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाला? क्या कर्ज का बोझ मुझे नहीं दिखाई देता? आज से मैं किसी गरीब को मुफ्त में छोले भटूरे बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। यह कहकर गगन अपनी छोले भटूरे की ठेली लेकर बाजार की तरफ चल देता है और उसके खड़े होते ही वहां ग्राहक आने लगते हैं। गगन मन ही मन कहता है, आज तो अच्छी कमाई करके ही घर जाऊंगा। आज एक भी गरीब को मुफ्त में छोले भटूरे नहीं खिलाऊंगा मैं। मगर ऐसा निश्चय करके भी गगन कुछ नहीं कर पाता। अपने दिल और दयालुता से मजबूर होकर उस दिन भी वह गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाने लगता है। मुझसे तो गरीब की भूख देखी नहीं जाती। भगवान को जो मंजूर हो करे, पर मैं गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे जरूर खिलाऊंगा। गगन को यह करते देख मंगत मन ही मन खुश होते हुए कहता है, बच्चों, अब फंस गया तू मेरे जाल में। अब ना तेरा ठेला रहेगा और ना तेरा घर।
तुझे सड़क पर ना ला दिया तो मेरा नाम भी मंगत नहीं। मंगत बहुत ही शातिर था। उसने गगन पर दया करके उसे कर्ज नहीं दिलवाया था, बल्कि उसे फंसाने के लिए कर्ज दिलवाया था। मंगत उसी समय बिशन लाला के पास जाता है और उनसे कहता है, लाला, उस गगन को बर्बाद करने का समय आ गया है। तो ठीक है मंगत, आज ही काम बांध देता हूं उस पगले का। अब देखता हूं गरीबों को मुफ्त के छोले भटूरे कैसे खिलाएगा। अगले ही दिन बिशन लाला अपने आदमियों के साथ गगन के ठेले पर आ धमकता है और कहता है, सुन बे गगन, सुना है तू यहाँ गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता है। क्या करूं सेठ, मुझसे गरीबों की भूख देखी नहीं जाती। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर आज से जब तक मेरा कर्ज चुकता ना हो ये सब बंद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। बिशन लाला यह कहकर चला जाता है, मगर उसके चेताने के बाद भी गगन गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाना नहीं छोड़ता। इसीलिए लाला को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, सुन बे, तुझे 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। 1 हफ्ते में पूरा कर्जा नहीं लौटाया तो भरी पंचायत में तुझे 5 जूते लगाऊंगा और तेरे घर और इस ठेली पर कब्जा कर लूंगा, समझा? यह सुनकर तो गगन पर संकट का पहाड़ ही टूट पड़ता है, मगर मंगत और बिशन लाला बहुत खुश होते हैं। क्यों बे मंगत, अब तो खुश है ना? बहुत खुश हूँ लाला, आपकी मेहरबानी से गगन तो अब छोले भटूरे बेचना भूल ही जाएगा। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और गगन को कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता। कर्ज चुकाने की चिंता उसे बेचैन करने लगती है। एक दिन वह छोले भटूरे की ठेली लेकर बाजार की तरफ चलता है तो तालाब के किनारे एक बूढ़ा और बुढ़िया मिलते हैं। बूढ़ा गगन को रोककर कहता है, बेटा, हम कई दिनों से भूखे हैं। भूख से प्राण निकले जा रहे हैं, छोले भटूरे खिला दो बेटा। नहीं नहीं, मैं मुफ्त में छोले भटूरे नहीं खिला सकता। अरे मुफ्त कौन खा रहा है बेटा, ये थैली देखो, इसमें काले कंकड़ हैं, हमारे पास तो बस यही हैं। बेटा, इन्हें रख लो, भगवान ने चाहा तो तेरा भाग्य खुल जाएगा। उनके बार बार खुशामद करने पर गगन वह थैली लेकर ठेली में रख लेता है और उन्हें छोले भटूरे खिलाकर आगे निकल जाता है। फिर शाम को घर वापस आता है तो सुधा और राधा को चिंतित पाता है। बेटा, लाला आया था, हमारी बहुत बेइज्जती करके गया है। मुझे पता है कि आपसे पैसों का इंतजाम ना होगा। अब देखना कल तुम्हारी बेइज्जती कैसे करेगा वो। यह कहकर राधा तो रोने लगती है, मगर तभी सुधा को ठेली से कुछ रोशनी सी निकलती दिखाई देती है। वह हैरान होकर कहती है, अरे यह क्या चमक रहा है तेरी ठेली में? अभी देखता हूँ माँ। यह कहकर गगन ठेली पर रखी काले कंकड़ों से भरी थैली खोलकर देखता है तो हैरान ही रह जाता है और कहता है, अरे हीरे, ये कंकड़ हीरे कैसे बन गए? अरे ये तो सचमुच के हीरे हैं। ये तू कहाँ से लाया रे गगन? सुधा के यह पूछने पर गगन उसे सारी सच्चाई बता देता है तो सुधा भावुक होकर कहती है, बेटा माफ करना, तुझे हमने गलत समझा। भगवान से तुझे यह तेरी दयालुता का ही फल मिला है। आज के बाद आप गरीबों को खूब खिलाना पिलाना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरह गगन को उसकी दयालुता का फल मिल जाता है और वह एक हीरा बेचकर लाला का कर्ज चुका देता है और उस दिन के बाद गरीबों की तन मन से मदद करने लगता है।